ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेते हैं इसकी, फिर अंदर रीड करेंगे। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही क्या हुआ, फॉरेन करेंसी। जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, यानी हम लोग बाहर जाने लग गए हैं, बाहर वाले यहाँ आने लग गए हैं, हम लोग बाहर वालों के साथ ट्रेड करते हैं, वो लोग हमारे साथ ट्रेड करते हैं, तब से ये फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज का काम बहुत बढ़ गया है। आपको पता होगा हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व किसके पास होता है, आरबीआई। ये बचपन में पढ़ते थे आरबीआई के फंक्शंस में, ठीक है। हर कोई फॉरेन करेंसी लेके नहीं घूमता है। क्या ऐसा है आप अपने पर्स में थोड़े नोट रखते हैं, थोड़े डॉलर्स, पहले सब्जी वाले को डॉलर दे के देखते हैं, अगर नहीं समझ आया तो फिर रुपए देते हैं। नो, एनी पर्सन कैन नॉट हैव अ करेंसी अंटिल अनलेस परमिटेड बाय आरबीआई। दूसरी चीज, ये फॉरेन करेंसी हर जगह मिलती भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ कुछ ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है, ऑथराइज्ड डीलर, इनको ऑथराइज किसने किया है, आरबीआई ने। डीलर का मतलब दे आर ओनली परमिटेड टू डील इन फॉरेन करेंसी। तभी आप देखिए, जब आपको इंडिया के बाहर जाना होता है तो आप वो फॉरेन करेंसी जो ये एक्सचेंजर्स होते हैं, मनी चेंजर्स, इनके पास जाते हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह में भी इनके ऑफिसेज होते हैं, वहां से आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। और जितनी भी करेंसी एक्सचेंज होती है, इन सबकी सीधी रिपोर्टिंग किसको जाती है, आरबीआई को। कुल मिला के आरबीआई ये कहता है, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड पत्ता भी हिले तो हमको बता दो, ठीक है। और इसी के लिए उसने एक पूरा लॉ बना दिया, कौन सा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कितने भी ट्रांजैक्शंस हो, सारे ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शन के लिए उसने कहा ठीक है हम अप्रूवल दे देंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए उसने कहा प्रोहिबिटेड है, हो ही नहीं सकते, ठीक है। कुल मिला के कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ अलाउड है, कुछ नॉट अलाउड है, और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाए होंगे, आरबीआई ने, ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग सिर्फ अकाउंट्स के नजरिए से समझें तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिससे कोई एसेट या लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लोन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन खरीद ली, ठीक है, हमने लैंड खरीद ली, ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस के नॉर्मल खर्चे, सैलरी दे दी, ठीक है, खर्चे कर दिया, वर्क इन हैंड, हाँ, जो भी कैश से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब ये बताओ, ज्यादा फॉरेन करेंसी किस में इन्वॉल्व होगी, कैपिटल अकाउंट में कि करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ये कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस नॉर्मली प्रोहिबिटेड होते हैं, कुछ सिचुएशन में परमिटेड होते हैं। ये लाइन समझ में आई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये नॉर्मली प्रोहिबिटेड होते हैं। अगर तुम्हें करना है तो हमसे पूछ के करो, परमिटेड, ठीक है, जब परमिट करेंगे तब करोगे। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्योंकि छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो ये जनरली परमिसिबल होते हैं अंटिल अनलेस प्रोहिबिटेड। दोनों बात समझ में आई, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नॉर्मली अलाउड है लेकिन कुछ सिचुएशन में प्रोहिबिटेड है, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नॉर्मली प्रोहिबिटेड है, कुछ सिचुएशन में अलाउड है, ठीक है, फाइन। इसी हिसाब से उन्होंने सारे ट्रांजैक्शंस को बांटा हुआ है, कुछ कैपिटल अकाउंट होते हैं, कुछ करंट अकाउंट, ओके। इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फेमा में। प्लस इन्होंने कुछ नियम ऐसे भी बनाए हैं कि जो लोग इंडिया के बाहर जाते हैं और उसके लिए वो फॉरेन करेंसी लेते हैं तो कितनी फॉरेन करेंसी लेके जाना अलाउड है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉरेन करेंसी लेके रख ली, दैट इज नॉट अलाउड। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उसकी एक सर्टेन लिमिट है कि कितनी लिमिट हमें अलाउड है फॉरेन करेंसी बाहर लेके जाने की, और उसी को ही लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहा जाता है, ठीक है। ओल्ड में ये एक सेपरेट चैप्टर है, न्यू में वो है फेमा का ही पार्ट, न्यू में उन्होंने उसी को ही इसी चैप्टर में डाल दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रीड करेंगे फेमा के बारे में। देखिए, ये जो एक ऐसा चार्ट ऐसा दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं फेमा में क्या पढ़ेंगे, इट प्रोवाइड्स फ्री करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बताओ अब ये लाइन समझ आ गई कि नहीं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नॉर्मली फ्री होते हैं, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सेकेंड, प्रोवाइड्स फॉर क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। कह रहे हैं दूसरी उन्होंने क्या बनाया कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं और एक्सपोर्ट के जो प्रोसीड्स हैं उनके क्या नियम कानून होंगे। अब बताओ, एक्सपोर्ट के प्रोसीड कौन सी करेंसी में आएंगे, एक्सपोर्ट क्या हुआ, हमने माल बेचा, अगर हमने माल बाहर बेचा है तो वो हमको पैसा कौन सी करेंसी में देंगे, फॉरेन करेंसी में।
तो ये कह रहे हैं ये जो एक्सपोर्ट के प्रोसीड से फॉरेन करेंसी आ रही है इसके क्या नियम कानून होंगे। थर्ड कह रहे हैं इस एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। कह रहे हैं हर कोई फॉरेन करेंसी में डील नहीं कर सकता, फॉरेन करेंसी में डील सिर्फ कौन करेगा, ऑथराइज्ड पर्सन। कौन होते हैं ये ऑथराइज्ड पर्सन, कह रहे हैं ऑथराइज्ड डीलर हो सकते हैं, मनी चेंजर हो सकते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ये कौन होते थे, सुना है ये वर्ड पहले कभी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सुना था हम लोगों ने, वंस अपॉन अ टाइम वी डिड दिस चैप्टर, है ना। आपको एक मिनट के लिए आपको यही लगा ना एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ा था कि ईटी में पढ़ा था। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ये एक बैंक की ब्रांच है जो कहाँ लोकेटेड होती है, SEZ में, ठीक है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। एंड प्रोवाइड्स फॉर एडजुडिकेशन, और हर एक्ट की तरह इस एक्ट में भी ये दिया है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, कुछ गलत काम होता है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, अपील के लिए हम किसके पास जाएंगे, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी के प्रोविजंस भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो प्राइमरीली इन 4 चीजों के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अगर आपको पता हो, आई डोंट नो पता है कि नहीं, पहले ये एक्ट फेरा हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पता है ये कैसे पता है, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था। तब उन्होंने ना सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे फॉरेन एक्सचेंज के, फिर उनको लगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा, हमें एक्ट को और वाइड करना है, इसलिए अब हमें फॉरेन करेंसी के रूल्स रेगुलेशंस प्लस उसके मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। तब वो फेरा से चेंज करके फेमा किया गया था। देखिए, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट enacted to consolidate and amend the law relating to foreign exchange with the objective of facilitating external trade। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आने के बाद से ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रेड में बेटर हुआ होगा या और कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना, लेकिन लॉ को ऐसा लगता है कि क्या हुआ होगा, बेटर हुआ होगा, ठीक है। And payment and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. It is in fact it is the central legislation that deals with inbound investments into India and outbound investments from India. What is this inbound and outbound? हाँ, कह सकते हैं लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत छोटी कैटेगरी हो गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब वो सिर्फ माल बेचना, माल खरीदना, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो किसी बाहर के बंदे ने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, अब अगर उसने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो पैसा भेजेगा, ये इनबाउंड हो गया, और इसी तरह यहाँ के लोग जो बाहर पैसा लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, आउटबाउंड। तो ये कह रहे हैं इनबाउंड और आउटबाउंड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको मैनेज करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, फेमा। अब कह रहे हैं फेमा के अंदर देखिए ये सारे रूल्स हैं, आप डरना नहीं, इग्नोर कर दो, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, ये सब अपने आप में रूल्स हैं, एक्ट हैं, ओके, ये पढ़ना नहीं है अपने को। हम लोग आ जाएंगे सीधे डेफिनेशंस में। सबसे पहले देखो किसकी डेफिनेशन दी है, ऑथराइज्ड पर्सन, और नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है ऑथराइज्ड पर्सन कौन हुआ, जो ऑथराइज्ड है फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए। कह रहे हैं द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन इज डिफाइंड टू इंक्लूड एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी नोट्स का मतलब क्या हुआ, करेंसी नोट मींस इंक्लूड्स कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट, ठीक है, जो भी करेंसी है आपकी, हमारी करेंसी 2 फॉर्म में होती है, या तो कॉइन के फॉर्म में होती है या तो कैश के फॉर्म में होती है। एक्सपोर्ट का मतलब आई थिंक आप पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज में आ जाओ। फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड टू मीन फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में क्या आ जाएगा, डिपॉजिट्स, क्रेडिट, बैलेंस पेबल, फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। कह रहे कोई भी चीज जो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मान लेंगे, ठीक है। तो एक तो फॉरेन करेंसी हो गई। अब मान लीजिए किसी बाहर वाले पर्सन ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, या मान लो हमने किसी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, आई एम ऑर्डरिंग यू टू पे मी। तो मान लीजिए मेरा मिस्टर पीटर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ और हमने उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा था आई ऑर्डर यू टू पे मी अ सम ऑफ $2000। अब ये भी एक तरह से क्या मान लिया जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इसका जो पैसा आएगा वो किस में आएगा, डॉलर्स में, तो उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ,
शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, हाँ बेटा कहां पर, उसी में फॉरेन एक्सचेंज में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया यहाँ है, लेकिन अगर हम दे रहे हैं पीटर को तो ही इज गोइंग टू पे इन हिज ओन करेंसी। तो भले ही लिखा गया है बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिया में, ड्रॉ यहाँ किया गया है, लेकिन वो पे करेगा डॉलर में, और अगर वो पे कर रहा है डॉलर में तो हमारे लिए वो फॉरेन एक्सचेंज हुआ। भाई हमारे लिए तो इनकम आई ना, फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया हमने। ओके, फॉरेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का वही मतलब है स्टॉक, शेयर, बॉन्ड्स, और अगर वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो वो क्या हो जाएंगे, फॉरेन सिक्योरिटी। द टर्म फॉरेन सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड टू मीन any security in the form of share, stock, bond, debenture or any other instrument denominated or expressed in foreign currency, and includes securities expressed in foreign currency but where redemption or any other form or return such as interest or dividend is payable in Indian currency। तो ये कह रहे हैं कि वो जो भी सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, समझ गए, सिक्योरिटी थी वो फॉरेन करेंसी में थी, लेकिन उसका जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह आ रहा है वो इंडिया में आएगा। किस फॉर्म में, रुपी के फॉर्म में, जैसे हम लोगों ने जीडीआर, एडीआर पढ़ रहे थे उस दिन। ओके, तो ये वही कह रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, फॉरेन सिक्योरिटी। उसके बाद डेफिनेशन है पर्सन की, पर्सन हर जगह आता है, पढ़ लेंगे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पढ़ लेंगे, देखो भाई है रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। अब आओ ये वर्ड आओ, रिपैट्रिएट टू इंडिया, क्या ये ओल्ड में दिया है रिपैट्रिएट? आई थिंक ओल्ड में इसकी डेफिनेशन नहीं दी होगी, लेकिन ये शब्द अभी हर बार हर जगह आएगा, रिपैट्रिएट। डेफिनेशन दी है नहीं ना, देख लो क्या होता है। देखिए रिपैट्रिएट का मतलब होता है इंडिया में वापस भेजना। ओके, रिपैट्रिएशन, अभी ये शब्द कई जगह आएगा फेमा में। रिपैट्रिएशन का मतलब ये होता है सेंडिंग इट बैक टू इंडिया। ओके, देखिए repatriate to India means bringing into India the realized foreign exchange and the selling of such foreign exchange to an authorized person in India in exchange for rupee। बेसिक सी बात समझिए, मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और एक्सपोर्ट करके हमें $2000 मिले। अब ये $2000 हम क्या करेंगे, हम इंडिया लेकर आएंगे। ये जो हम इंडिया लेकर आ रहे हैं इसको कहा जाता है रिपैट्रिएशन। अब जब तुम $2000 इंडिया में लेकर आओगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन ये है कि उस $2000 को हम मनी चेंजर के पास लेके जाएं, हम उससे कहें कि भैया ये डॉलर रख लो और इसके बदले में हमें रुपीज दे दो। ये एक तरीका हुआ, यानी हमने रिपैट्रिएट किया फॉरेन करेंसी में और फिर हम उसको लेकर इंडियन करेंसी में चेंज करा दें। दूसरा तरीका एक क्या होता है, एक होता है नॉन रेसिडेंट का अकाउंट, ठीक है, स्पेशल रुपी अकाउंट आप कह सकते हैं, या फॉरेन करेंसी अकाउंट आप कह सकते हैं। जो लोग ज्यादातर इसमें डील करते रहते हैं फॉरेन करेंसी, मान लीजिए मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही बिजनेस है, तो मेरे लिए तो नॉर्मल है कि हर बार फॉरेन करेंसी आती है और फिर हमें फॉरेन करेंसी में कई सारी पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। तो हमने ये कहा कि हम बार बार उसको चेंज कराएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो हमने अपना एक अकाउंट खुलवा लिया, बैंक अकाउंट फॉरेन करेंसी में। समझ में आया? यानी हमने अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाया और उस बैंक अकाउंट में किस करेंसी में पैसा होल्ड है, फॉरेन करेंसी में। तो जैसे हमने $2000 का वहां से पैसा कमाया, वो $2000 यहाँ पे कन्वर्ट कराने की बजाय हमने उसको क्या किया, फॉरेन करेंसी, नाम समझना, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, RFC। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी मतलब वो अकाउंट किसका है, यहाँ के रेसिडेंट का, किस करेंसी में डिनोमिनेटेड है, फॉरेन करेंसी में। तो हमने वो $2000 को रुपये में कन्वर्ट कराने की बजाय उस RFC अकाउंट में रख दिया। अब अगर मान लो हमें किसी खर्चे के लिए लेस से $10 की पेमेंट करनी है, तो हम सीधे उस अकाउंट से निकालेंगे और सीधे डॉलर का डॉलर पेमेंट कर देंगे। वो जो एक्सचेंज डिफरेंस था वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट हमारी सरकार भी ये चाहती है कि ज्यादा एक्सचेंज ना करो, इससे रुपये की वैल्यू भी बहुत डाउन होती है। भाई कैसे ये सब सिस्टम ऐसे ही तो चल रहा है, मान लीजिए बार बार आप डॉलर डिमांड कर रहे हो, है ना, बार बार अगर आप डॉलर डिमांड कर रहे हो इसका मतलब डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा और रुपये वीक हो जाएगा। तो सरकार भी ये कहती है कि अगर तुम्हें बार बार ऐसा ट्रांजैक्शन करना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ले आओ उसको यहाँ कन्वर्ट करा लो, रुपये के फॉर्म में होल्ड कर लो, या तो तुम उसको अपने RFC अकाउंट में रख दो, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। उस अकाउंट में तुम फॉरेन करेंसी में ही होल्ड करके रखो, जब तुम्हारा मन हो तुम कन्वर्ट करा लेना, अदरवाइज उसी से ही तुम अपने डॉलर के पेमेंट्स कर लेना। इसको क्या कहा जाता है, RFC।
तो ये जो बाहर से पैसा हम लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं इसको कहा जाता है रिपैट्रिएशन। ठीक है, अब देखो हम रीड कर रहे हैं, repatriation to India means bringing into India realized foreign exchange। इतनी बात क्लियर है? उसका करेंगे क्या? एंड सेलिंग ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज टू एन ऑथराइज्ड पर्सन इन इंडिया। वो फॉरेन एक्सचेंज हम किसको बेच रहे हैं? यहाँ पे एक ऑथराइज्ड पर्सन को, और बदले में हम उससे क्या ले लेंगे? रुपीज। या फिर होल्डिंग ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट इन एन अकाउंट विद एन ऑथराइज्ड पर्सन इन इंडिया टू द एक्सटेंट नोटिफाइड बाय आरबीआई। या तो हम उसको एक सेपरेट अकाउंट में रख लें और उस अकाउंट में हम डॉलर में ही रखे रहें। ये अकाउंट जो हम आपको बात बता रहे थे इसी को ही हम लोग कहते हैं आरएफसी अकाउंट। इज दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर? हाँ, डॉलर वाला, हाँ, तो जब जरूरत होगी तब हम चेंज करा ले। ठीक है, मतलब है हमारा ही पैसा, हम चाहें तो डॉलर में रखे रहे। ऐसे आप करेंसी नहीं रख सकते हो अपने पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मान लो आपने कहा हम अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, हम डॉलर अपने घर पे रखे रहेंगे। घर पे डॉलर रखना जुर्म है। यू कैन नॉट कीप फॉरेन करेंसी इन योर होम। क्यों जुर्म है आपको पता है? क्योंकि आप जो घर पे अपनी करेंसी रखे हो, आरबीआई को तो पता ही नहीं उसके बारे में। आरबीआई जो अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व को पूरा मेंटेन कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि लोग अपनी अलमारी में भी कुछ डॉलर छुपाए रखे हैं। तो यू कैन नॉट होल्ड करेंसी। वो कुछ लोग छुप छुपा के एक आध नोट रख लेते हैं ना, यही सोच रहे हो आप। वो छुप छुपा के रख लेते हैं एक आध नोट, ठीक है, एक आध नोट से क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट यू कैन नॉट होल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ। ऐसा देखिए किसी घर में 2 अलमारी है, एक में रुपीज में, एक में डॉलर भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज नॉट अलाउड, लीगल नहीं है वो। तो वो कह रहे हैं तुम कहाँ रखो? बैंक अकाउंट में रखो। और बैंक अकाउंट में रखने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा उस पर नजर किसकी है? आरबीआई की। हमसे पूछ के करो जो करो, आरबीआई कह रहा है। ठीक है, अब जब तुम्हें कन्वर्ट कराना है तुम कन्वर्ट करा लो। चलो, हाँ बेटा, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट एक एनआरएफसी भी होता है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। चलो, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर अपील्स है, और ये अपील वाले प्रोविजंस में जाके पढ़ेंगे। वही होगा सिंपल, एक एडजुडिकेटरी अथॉरिटी होगी, उसके खिलाफ अपील करने के लिए हम अपील्स के पास चले जाएंगे। अब जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट कंटेनिंग सेक्शन 3 to 9 डील विद रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जरा ये लाइन देखो क्या लिखी है, सेक्शन 3, अंडरलाइन करना। Section 3 prohibits any person other than an authorized person from dealing in or transferring any foreign exchange or foreign security to any person। ये बात समझ में आई? हाँ, कह रहे हैं सेक्शन 3 प्रोहिबिट कर रहा है किसी भी पर्सन को अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन। इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि डील करने में सिर्फ कौन ऑथराइज्ड है? ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा कोई भी पर्सन फॉरेन करेंसी को ना ही ट्रांसफर कर सकता है, ना ही उसमें डीलिंग कर सकता है। ठीक है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन भी लिखो, 3D क्या कहता है? प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और क्रिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट टू अक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया। क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? हम एसेट कहाँ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर हम बाहर कोई एसेट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहां से अपनी करेंसी भेज रहे होंगे। ठीक है, वो भी तब हो सकता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो ये कह रहे हैं, पहली बात, ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा कोई भी डीलिंग नहीं कर सकता फॉरेन करेंसी में। दूसरी बात, अगर हम बाहर अपनी करेंसी भेज रहे हैं उसके लिए भी फेमा में रूल्स दिए हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना आप अपनी करेंसी दूसरे कंट्री में सेल नहीं कर सकते। कुल मिला के जो कुछ भी करना है फेमा के हिसाब से करना है। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, अगर मैं एसेट खरीदना है, ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मेरी एक कंपनी की ब्रांच ऑफिस था, लेट से बाहर जापान में। ठीक है, वो ब्रांच ऑफिस था, वहीं फंड्स आते थे, वहीं फंड्स रखे रहते थे जापान की करेंसी में। हमें जापान में एक लैंड खरीदनी थी, तो हमने वहीं की करेंसी उठाई, वहीं से वहीं लैंड खरीद ली और वहीं का वहीं सेटलमेंट हो गया। सरकार को क्या मतलब? सरकार को मतलब कब है? हमारा रुपया लेके चेंज कराओगे तो मतलब है, उनको मतलब है फॉरेन एक्सचेंज से। अगर तुमने फॉरेन का फॉरेन ही कोई ट्रांजैक्शन कर दिया तो हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, फाइन। अब देखिए, हमने आपको बताया था 2 तरीके की ट्रांजैक्शंस होते हैं, कौन कौन से?
करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहले देखते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हैज बीन डिफाइंड टू मीन अ ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऐसी डेफिनेशन सबसे अच्छी होती हैं। कह रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होते। इंक्लूड्स किनको किनको देखो करंट अकाउंट मान रहे हैं, कह रहे हैं पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड इज व्हाट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पेमेंट आ रही है, करंट बिजनेस की, सर्विसेज की, शॉर्ट टर्म बैंकिंग की, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की जो पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड। ये समझे क्या हो रहा है? हाँ, कह रहे हमारे घर वाले अब्रॉड है, हम यहाँ हैं, उनके लिए हम पैसा भेजते हैं। ये भी क्या हुआ? नॉर्मल एक्सपेंसेस हुआ। या फिर बाहर ट्रैवल के जो खर्चे हैं, एजुकेशन के जो खर्चे हैं, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स के खर्चे हैं, ये सब के सब क्या माने जाएंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और अगर हम कहें जो एसेट या लायबिलिटी इफेक्ट कर रहे हैं, हमने बाहर से लोन लिया, हमने लोन दिया, हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, ये वाले ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये क्या होंगे? कैपिटल अकाउंट। अगली लाइन देखो, ये बताओ क्या लिखा है? अंडर द एक्ट फ्रीडम हैज बीन ग्रांटेड फॉर सेलिंग एंड ड्रॉइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर अंडरटेकिंग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वाले अलाउड हैं कि नॉट अलाउड है? कह रहे फ्रीडम हैज बीन ग्रांटेड फॉर सेलिंग एंड ड्रॉइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अंडरटेकिंग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वाले जनरली परमिसिबल है। ठीक है, फाइन। उसी में आगे लिखा है हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन वेस्टेड विद अ पावर इन कंसल्टेशन विद आरबीआई टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जनरली परमिसिबल है, अगर वो प्रोहिबिट करना चाहे, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एनी डाउट? ओके, चलो इसके बाद देखो, यहां से मार्क करिए प्रोहिबिशन ऑन। इसके पहले वाले पैराग्राफ में ना वो एग्जाम्पल दिए हैं, ये रीड कर लेना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल्स। अब आओ प्रोहिबिशन ऑन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन। मतलब इन पर्पसेस के लिए फॉरेन करेंसी ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय ड्रॉल ऑफ फॉरेन करेंसी? ड्रॉल मतलब निकाल रहे हैं फॉरेन करेंसी, यानी हमने रुपीस दिया होगा और फॉरेन करेंसी लिया होगा। कह रहे रूल 3 कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात करता है जिन पर्पसेस के लिए फॉरेन करेंसी ड्रॉ करना अलाउड नहीं है। जरा ट्रांजैक्शंस देखिए, फर्स्ट देखो, समझ गए? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स। मतलब कह रहे हमने यहां लॉटरी जीती, वो पैसा आया, वो पैसा हम बाहर बेचना चाह रहे हैं। पहली चीज तो लॉटरी हमारे यहाँ ही बैंड है, ठीक है। उसके बाद उसका जो पैसा आया उसके लिए तुम फॉरेन करेंसी विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। कह रहे इस पर्पस के लिए रेमिटेंस करना अलाउड नहीं है। इसी तरह रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग, ये समझ गए, हॉर्स रेस वगैरह जो होती है, इससे जो इनकम आई है वो पैसा अगर हम बाहर भेजना चाहते हैं वो भी नहीं भेज सकते। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, मतलब हम पैसा भेज रहे हैं कि तुम वहां लॉटरी टिकट खरीद लो। या बैंड एंड प्रिस्क्राइब मैगजीन, फुटबॉल, पूल, स्वीप स्टेक, ये सब एक्चुअली बैंड कैटेगरीज होती हैं, है ना। ये सब वैसे एरियाज होते हैं जो अलाउड नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं कोई ऐसी चीज जो अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, उसके लिए अगर आप फॉरेन करेंसी भेजना चाह रहे हो तो वो अलाउड नहीं होगा। पहली 3 कैटेगरी समझ में आ गई, ठीक है। लॉटरी विनिंग्स के लिए, लॉटरी विनिंग्स की रेमिटेंस करना, रेसिंग राइडिंग के लिए पैसा भेजना, या लॉटरी टिकट परचेज करने के लिए पैसा भेजना, ये सब अलाउड नहीं होगा। अगला वाला देखिए, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। कह रहे हैं हमारे यहाँ की ही एक इंडियन कंपनी है जिसका जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी बाहर है, ठीक है, और उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है, नॉर्मली जब एक्सपोर्ट करते हैं उस पर कमीशन दिया जाता है एजेंट्स वगैरह को। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी ही कंपनी है, हमारा ही जॉइंट वेंचर बाहर है, ठीक है, उसको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर कमीशन कुछ लग रहा है, उस कमीशन के लिए हम आपको फॉरेन करेंसी नहीं देंगे, क्योंकि देखा जाए तो वो बाहर वाली एंटिटी भी आप ही की एंटिटी है,
आप ही की इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसमें, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे जो कमीशन लगता है उस कमीशन के लिए आप पैसा नहीं दे सकते अपनी ही कंपनी जो बाहर सिचुएटेड है। फिर से पढ़ो, पेमेंट ऑफ कमीशन, ये जो आखिरी की 4 है ना, इनको अगर आप याद भी कर लें तो याद कर लेना, क्योंकि अब थोड़े अजीब और पुराने टाइप के पॉइंट्स हैं, हम समझाएंगे हम आपको सारे। ये वाला है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होल्ली ऑन सब्सिडी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। कंपनी कहाँ की है? इंडिया की, उसकी सब्सिडरी कंपनी कहाँ है? अब्रॉड। हम अपनी ही कंपनी को कुछ गुड्स भेज रहे हैं, उसके लिए क्या हम कमीशन देंगे एजेंट को? नो। कह रहे उस पर्पस के लिए अगर आप फॉरेन करेंसी ड्रॉ करना चाहते हो तो वो अलाउड नहीं होगा। इसी तरह अगला है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। अब ये क्या है समझ लीजिए, सब आउटडेटेड हो चुका है, बट समझ लो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में क्या होता था। पहले क्या था कि हमारी जो कंट्री थी, हम लोगों ने ना रशिया से बहुत सारा लोन ले रखा था, बहुत सालों पहले की बात बता रहे हैं, अब ये सब कुछ है नहीं, बस किताबों में दिया हुआ है। तो हमारी कंट्री ने ना रशिया से बहुत सारा लोन ले रखा था। तो रशिया को लोन चुकाने के लिए जो भी हमारी कंट्री थी, मतलब गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने यहाँ के एक्सपोर्टर से कहा कि तुम लोग रशिया को जो माल बेचना वो फ्री बेचना। मतलब समझे, जो तुम रशिया को बाकी हम तुम्हें समझ लेंगे यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमने रशिया का डेट है हमारे ऊपर, इसलिए तुम रशिया को जो भी गुड्स बेचोगे वो तुम या तो कम रेट्स पे बेचोगे या फ्री में बेचोगे, या जो भी सरकार की पॉलिसी थी। तो ये कह रहे हैं ये जो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट है, दैट इज दैट पॉलिसी जिसमें हम रशिया को एक्सपोर्ट्स भेजते थे। कह रहे अगर हम उनको ऐसे एक्सपोर्ट भेज रहे हैं, उस पे जो कमीशन लग रहा है उसको भी, उसके लिए भी फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना अलाउड नहीं होगा। तो ये सब स्कीम अब चलती नहीं है, अब तो कहाँ ही डेट है हमारा, कुछ मतलब है वैसे डेट, लेकिन अब कोई एक्सपोर्टर ऐसे नहीं फ्री में भेजेगा, या पॉलिसीज चेंज होती जा रही है। इसी तरह कॉल बैक सर्विस, ये उस जमाने में होता था, आपको याद होगा वो ISD कॉल्स वगैरह होती थी, याद है? तो पहले क्या होता था, जो बाहर के देश में कॉल मिलानी पड़ती थी, तो उसमें जनरली क्या होता था, एक जैसे यूएस है, यूएस एक सेंटर होता था। अब अगर मान लो आपको ऑस्ट्रेलिया कॉल मिलानी है, तो पहले वो कॉल यूएस मिलेगा, फिर यूएस वाला ऑस्ट्रेलिया मिलाएगा, ठीक है। मतलब कैसे चलता था काम कि जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया कॉल मिलानी है, तो हमने यूएस को मिलाया, फिर यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को किया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाला कॉल बैक करता था, ऐसे कॉल कनेक्ट की जाती थी। तो ये कॉल बैक सर्विसेज कहलाई जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब अपना मोबाइल उठाओ और फोन मिलाओ। तो ये कह रहे उससे रिलेटेड अगर कोई पेमेंट करनी होती है, उसके लिए हम लोग फॉरेन करेंसी विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। अब ये देखो उसी का ही एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, ये नॉन रेसिडेंट का अकाउंट है रुपीज में, ये उसने वहां मेंटेन करके रखा होगा। उस पे जो इंटरेस्ट है, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, मतलब जैसे इंडिया में समझिएगा, इंडिया में रेसिडेंट वाले ने अपना अकाउंट खुलवाया फॉरेन करेंसी में, और नॉन रेसिडेंट वाले ने अपना अकाउंट खुलवाया रुपीज में। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये जो नॉन रेसिडेंट का रुपए में अकाउंट था, इस पे ब्याज बना इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हम उसको भिजवाना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं उस इंटरेस्ट को भिजवाने के लिए अगर तुम फॉरेन करेंसी विड्रॉ कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं होगा। वैसे भी भिजवाने की क्या जरूरत है, उसी अकाउंट में क्रेडिट कर दो ना, ठीक है। एक तरह से देखा जाए सरकार ये मानती है इन सब चीजों के लिए आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन मत करिए, ठीक है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सिर्फ जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए या पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए होना चाहिए। इन ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग फॉरेन करेंसी विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये प्रोहिबिटेड है। मतलब हमने आपको समझा दिया है, वैसे याद कर लेना चुपचाप, ठीक है, ओके। अब कहाँ ये सब दिमाग लगाते रहोगे, कॉल बैक सर्विस और ये सब है ही नहीं अब। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में आना, प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक फॉर सर्टेन पर्पसेस। इसके ऊपर अगर आप देखें, अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो रूल 3 था, ठीक है। रूल 3 कहता है वो ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिटेड है। चैप्टर मत देखो, बड़ा है, और ये ऐसा ही है, फेमा है ही ऐसे चैप्टर, धीरे धीरे फेमा से चिड़ होने लग जाती है। कोई ऐसा बच्चा आज तक हमको मिला नहीं है, चाहे बीकॉम में हो, चाहे इसमें हो, चाहे सीओ में, जिसको फेमा चैप्टर अच्छा लगता हो, ठीक है। क्योंकि वैसे ही फॉरेन करेंसी हम लोग समझ नहीं आती, फॉरेन की बात आती है हमारा दिमाग बंद सा होने लग जाता है, इंडिया तक तो समझ नहीं पाए, शहर तो छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं, कहाँ फॉरेन की बात हो रही है ना, तो ऐसी उलझन होने लग जाती है। रूल 3 बात करता है उन ट्रांजैक्शंस की जो प्रोहिबिटेड है।
रूल 4 बात करता है उन ट्रांजैक्शंस की जिसके लिए हमको किसकी अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट की, और कह रहे हैं ये दिए हैं शेड्यूल 2 में। अब शेड्यूल 2 में क्या दिया है हमसे मतलब नहीं है, मतलब बुक में नहीं है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं शेड्यूल 2 के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए, ये सब करंट अकाउंट के चल रहे हैं। रूल 3 में करंट अकाउंट के वो ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड थे, रूल 4 में करंट अकाउंट के वो ट्रांजैक्शन है जिसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए जो शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं, ठीक है। और रूल 5 में वो ट्रांजैक्शन है जिसके लिए प्रायर अप्रूवल किसकी चाहिए, रिजर्व बैंक की। इसके पहले हमको जरा ये लाइन पढ़ के बताओ, कह रहे वैसे गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए बट दिस डज नॉट अप्लाई टू द केसेस वेयर पेमेंट इज मेड आउट ऑफ फंड्स हेल्ड इन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। समझ में आया? देखो सरकार को प्रॉब्लम किस चीज से है, सरकार को प्रॉब्लम इस चीज से है कि रुपये को डॉलर में चेंज ना कराओ। तुमने डॉलर में रखे थे $2000, उसी डॉलर से तुमने पेमेंट कर दिया, हमको क्या दिक्कत। तो अगर तुम्हारे रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में फॉरेन करेंसी में पैसा है, उसी पैसे को तुम बाहर लेके जा रहे हो, तुम आराम से करो। हमें हमारा इंटरवेंशन तब होगा व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द करेंसी। तो अगर रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा पड़ा है, ये हर जगह आएगा पॉइंट, अभी इसीलिए समझा दिया, तो उसी में आपने डॉलर, इसीलिए अब समझ में आया लोग क्यों खुलवाते हैं रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, उसी में डॉलर में रखा हुआ है, अगली बार ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी की अप्रूवल ही नहीं चाहिए, ठीक है। और रूल 5 कह रहा है इन ट्रांजैक्शंस के लिए हमको अप्रूवल चाहिए किसकी, रिजर्व बैंक की, और ये दिए हुए हैं शेड्यूल 3 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखो वही लाइन लिखी थी, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। इसमें भी अगर आरएफसी से कर रहे हैं तो कोई अप्रूवल नहीं लेनी, ठीक है। अब शेड्यूल 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो शेड्यूल 3 दे दिया, 2 नहीं दिया था, दिखा। अब ये आपके मतलब का है, देखो शेड्यूल 3 में क्या है, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल, समझ आया। आप बाहर जा रहे हैं, आप फॉरेन करेंसी लेना चाह रहे हैं, तो कितना कितना फॉरेन करेंसी ले सकते हैं, कह रहे हैं इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस विद इन द लिमिट ऑफ $250,000 ओनली। $250,000 विड्रॉ कर सकते हो इन पर्पसेस के लिए। यही लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, अभी आगे दिया भी हुआ है। पहले ट्रांजैक्शन समझो क्या हो रहा है, हम $250,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं इन पर्पसेस के लिए, ठीक है। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, ठीक है, कहीं चले गए घूमने, बाहर की कंट्री को हम डोनेशन दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब लग गई आपकी बाहर। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन समझ गए, बाहर चले गए सेटल होने। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आपके रिलेटिव बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको आप पैसा वैसा भिजवाते हो। ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, बाहर इलाज चल रहा है, उसके लिए अगर हम यहाँ से फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम कितना कर सकते हैं, 2.5 लाख पर ट्रांजैक्शन। 2.5 लाख नहीं है, टोटल 2.5 लाख है। मतलब ये नहीं 2.5 लाख सब में ना कर देना, टोटल 2.5 लाख है पर ईयर का। स्टडीज अब्रॉड, यहाँ नहीं हो पा रही थी पढ़ाई आपकी, आपने कहा इंडिया की पढ़ाई हमारे लिए बनी ही नहीं है, बाहर कुछ होगा हमारे लायक बाहर कुछ होगा, तो आप बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ से फॉरेन करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इन सब के लिए कितनी लिमिट अलाउड है, $2.5 लाख। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, फर्दर इफ एनी इंडिविजुअल रेमिट्स एनी अमाउंट अंडर द सेड लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, यही लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, नाम समझो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। रेमिटेंस मतलब हम बाहर भेज रहे हैं पैसा, लिबरलाइज कर दिए रूल्स, इजी कर दिए, ठीक है। तो ये स्कीम आई थी जिससे उन्होंने लिमिट, पहले बहुत कम लिमिट थी, फिर बढ़ा के इन्होंने 2.5 लाख कर दी है, ठीक है। इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में आपको इतनी लिमिट मिलती है, ठीक है, फाइन। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, उसमें फिर एक क्लॉज ये होता है, वैसे 2.5 लाख होता है, फिर अगर इससे ज्यादा आपका है तो फिर आप वहां का मेडिकल बिल रेज करो, ठीक है। मतलब 2.5 लाख के लिए आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं। अगर इससे ज्यादा है तो उसमें ये होता है कि या तो वहां का आप हॉस्पिटल बिल दिखा दो, ठीक है, या फिर 2.5 लाख ले लो, ठीक है। तो अगर बिल ज्यादा का है तो फिर उतना आपको सैंक्शन हो जाएगा। मतलब 2.5 लाख के लिए कोई बिल दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। एनी डाउट, समझ आ गया? ये बताओ किसके लिए, अदर देन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ये लोग भी बाहर पैसा भिजवा रहे हैं। जरा ये देखो किस किस पर्पस के लिए भिजवा रहे हैं। तो कंपनी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने लिए करवा सकती है,
कि कंपनी को थोड़ा हार्ट अटैक टाइप सा फील हो रहा था, बिल्डिंग हिल रही थी। कह रहे हैं फॉलोइंग रेमिटेंसेस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, डोनेशन एक्सीडिंग, हम डोनेशन कर रहे हैं, यहाँ की कंपनी बाहर डोनेशन कर रही है, एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। पहले तो ये समझो, उस कंपनी ने जितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है उसके 1% से ज्यादा, या फिर ये कितना लिखा है 5 लाख, 50 लाख लिखा है, 5 लाख लिखा है कि 5 करोड़ लिखा है? 50 लाख पक्का? चलो, तो ये कह रहे हैं 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और $50 विच एवर इज लेस। इतनी अमाउंट तक का अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी, इससे ज्यादा का डोनेशन कर रहे हैं तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का मतलब, मान लो मेरी कंपनी एक्सपोर्ट करती है, उस एक्सपोर्ट से मेरी अर्निंग आती है, तो जितना हम अर्न कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में उसका 1% या 50 लाख, विच एवर इज लेस, इतना तक का कर रहे हो तो ठीक है। और क्या कर रहे हैं, कैसा डोनेशन कर रहे हैं? क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। चेयर का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू फंड प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या कंट्रीब्यूशन टू अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी इन द फील्ड ऑफ द डोनर कंपनी, यानी जिस फील्ड में हमारी कंपनी है उसी फील्ड में वहां कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर हम पैसा दे रहे हैं तो दे सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर हम कुछ भी करेंगे तो प्रायर अप्रूवल चाहिए, इतना तक अलाउड है। तो सेकंड वाला पढ़ो। अच्छा, सेकंड वाले में हमको बताओ प्लॉट कहाँ है, लैंड कहाँ है? फॉरेन कंट्री में पढ़ो। कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया। मतलब खरीद कौन रहा है? बाहर का पीटर। पीटर इंडिया में एक लैंड खरीद रहे हैं, ठीक है। अब पीटर ने वहां के एजेंट से बोला होगा, ठीक है, कि भैया तुम हमको इंडिया में एक लैंड दिलवाओ, ओके। तो ये कह रहे हैं यहाँ का जो मतलब यहाँ से अगर हम कमीशन भिजवा रहे हैं किसी एजेंट को, अब वो जो एजेंट है वो तो दोनों तरफ से ही पैसा लेगा ना, उस एजेंट को अगर हम कुछ पैसा भिजवा रहे हैं उस पर्पस के लिए कितना अलाउड है? 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस समझ गए, जो वहां से पैसा आएगा उसका 5% या 25,000, विच एवर इज मोर, उतनी लिमिट तक अलाउड है। उसके अलावा आरबीआई की अप्रूवल। अगला वाला पढ़ो। अब फिर से आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, जीरो आगे पढ़ें कैसे? जब बचपन में पढ़ाया जाता था ना वंस, टेंस, थाउजेंड, तब आपको लगा पता नहीं क्या बेवकूफी पढ़ा रहे हैं ना। 1 करोड़ है, जीरो गिन लिए? कितने जीरो होते हैं 1 करोड़? ये भी हम लोग को तब पता चला जब केबीसी शुरू हुआ। रियलिटी है ये, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, ये हम लोग को तब तक पता नहीं चला था। जब केबीसी में उसको फेमस किया गया ना कि 1 करोड़ में 7 जीरो, तब पता चला अच्छा। वही तो कह रहे हैं, जब स्कूल में वंस, टेंस, थाउजेंड्स पढ़ाया जाता था तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसका क्या यूज आएगा, है ना। रेमिटेंस एक्सीडिंग 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और अगला क्या है 10 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। हमने बाहर से कंसल्टेंसी ली है, ठीक है, मेरा यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, अंडरस्टैंड, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बाहर से, जैसे मान लो जापानीज कंपनी से हमने कंसल्टेंसी ली, अब उनसे जो हमने कंसल्टेंसी ली उसके बदले में हम उनको कंसल्टेंसी फीस देंगे, ये फीस हम उनको फॉरेन करेंसी में देंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंसल्टेंसी ली थी तो लिमिट कितनी होगी? 1 करोड़, और अगर अदर किसी सेक्टर में होगी तो 10 लाख, ठीक है। और लास्ट वाला है व्हाट डू वी मीन बाय प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाने के खर्चे। अब देखो कह रहे हैं रेमिटेंसेस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और 1 लाख विच एवर इज हायर बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। यानी कि हमें यहाँ पर अपनी कंपनी बनानी थी और उसके लिए हमने असिस्टेंस किसके लिए? बाहर वालों की। उनसे कहा कि तुम मेरी कंपनी फॉर्म करो, तो उन्होंने जो हमको सर्विसेज दी हैं उसके लिए हमको उनको पैसा देना था। उसके लिए ये लिमिट कितनी बता रहे हैं? जितना हमारा इनवर्ड रेमिटेंस आया 5%, जितना इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, या फिर 1 लाख।
ठीक है, विच एवर इज हायर। ये लिमिट्स है कंपनीज के लिए, और वो 2.5 लाख वाली लिमिट किसके लिए थी? इंडिविजुअल्स के लिए। और इसके बाद ही देखो यही 2.5 लाख वाली है जिसको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कहा गया है। ये ओल्ड वालों में वो सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। वही सारी चीजें देखो, मेडिकल, वही जो पॉइंट्स लिखे थे वहां, उसी को डिटेल में, बिजनेस ट्रिप और ये एंड वो। और ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 कैटेगरी देख ली। रूल 3 जिसमें वो प्रोहिबिटेड थे, रूल 4 जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी, और रूल 5 जिसमें आरबीआई की अप्रूवल चाहिए एक लिमिट के अबव। क्लियर? इंपॉर्टेंट बताओ कौन सा वाला है? गवर्नमेंट वाला ना, शेड्यूल 2 वाला, पहला और तीसरा। प्रोहिबिटेड वाले इंपॉर्टेंट है और ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। एक बार ये लिबरलाइज रेमिटेंस वाला रीड कर लेना मन हो तो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे, ओके। चलो, जो लोग अभी ऑफलाइन आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आते रहिए।